नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं समास की। और सबसे पहले हम ये जान लें कि समास किसे कहते हैं और कौन से समास की पहचान हम कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले यह जानना जरूरी है हमेशा की तरह कि समास शब्द आखिर बना कैसे, क्योंकि बिना शब्दों के तो कोई बात बनती ही नहीं। तो समास शब्द में दोस्तों सम उपसर्ग है, अस धातु है संस्कृत की और उसमें घय प्रत्यय लगा है जिसमें से अशेष रहता है। और जब प्रत्यय लगता है तो प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है और समास शब्द का निर्माण होता है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करना, यानी संक्षेप में कोई बात कहना। तो अब ये संक्षेप है क्या, इसको इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे शब्द है, शब्दों का समूह है राजा का पुत्र, लेकिन हमने इसको संक्षिप्त में कर दिया राजपुत्र, यानी का लोप हो गया, विभक्ति का लोप हो गया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, संक्षिप्त में ये बात कही जा रही है। और ये राजपुत्र जो है इस विस्तृत रूप का क्या है, समास है। इसी प्रकार बहुत सारे आए दिन हम शब्द प्रयोग करते हैं। चक्रपाणी, पानी में चक्र है जिसके, दशानन, दश आनन है जिसके, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी, रावण और कृष्ण भगवान चक्रपाणी। तो उनके विषय में यह बात कही गई है और बहुत सारे पदों का संक्षिप्त करके इस तरह के शब्दों का निर्माण किया गया है। और निर्माण की इसी प्रक्रिया को, संक्षिप्त करके शब्दों को उसका निर्माण करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अब समास के भेदों की बात करें तो मूलतः संस्कृत की दृष्टि से देखें तो समास के 4 भेद माने गए हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। हिंदी में समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय इसमें प्रमुख चीज है जिस पर हमें ध्यान देना है, यानी जिस शब्द में प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यही प्रथम पद इस समास में प्रधान होता है, यानी अव्ययी भाव समास की 2 बातें महत्वपूर्ण है: प्रथम पद अव्यय और प्रथम पद ही प्रधान। जैसे प्रतिदिन, प्रति अव्यय है, इसमें अव्यय आपको संभवतः याद होगा, हम बहुत गहरी चर्चा इस पर कर चुके हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के अनुसार जिनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि कैसे पहचाने कि इस शब्द में अव्ययी भाव समास है। तो जिस शब्द में प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय आप मोटे अर्थ में समझ लीजिए उपसर्ग हो, उपसर्गों पर हम बात कर चुके हैं। जहां उपसर्ग का प्रयोग हो आप समझ लीजिए कि अधिकांशतः, देखिए मैं हर बार कहती हूं कि ये जो भी कुछ कहा जाता है कि आप समझ लीजिए, अक्सर ऐसा होता है, उसका मतलब आप मानिए कि 99% ऐसा होता है, 1% अपवादों की संभावना हर जगह होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कैसे, कौन से, किस तरह के उपसर्ग हो, हर उपसर्ग नहीं यहां पर काम आएगा, बल्कि यथा, तथा, यावत, तावत। यावत का मतलब होता है जब तक, तावत का मतलब होता है तब तक। भर, बे, ला, ना, हर, दर और ब, ये सब अरबी फारसी के उपसर्ग हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं अपने उपसर्ग के सत्र में। प्र, परा, अप और सम आदि ये उपसर्ग प्रधानतः अव्ययी भाव समास में समास प्रयुक्त होते हैं। और जिन शब्दों में ये उपसर्ग हो आप मान लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। जैसे कुछ उदाहरण यहां दिए जा रहे हैं। यथास्थिति, विग्रह कैसा होगा, क्योंकि यथा अव्यय है और प्रथम पद ही प्रधान है, तो जैसी स्थिति है ये इसका विग्रह होगा। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, यानी ध्वनि जब हम कोई आवाज लगाते हैं और उसके बाद लौटकर वो आवाज आती है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी ध्वनि की ध्वनि इसका विग्रह होगा। आमरण, मरण तक, आ उपसर्ग आ गया। अभूतपूर्व, जो पूर्व में नहीं हुआ हो। अनुरूप, जैसा रूप है वैसा, अनु। निकम्मा, नी आ गया। कम्मा जो शब्द है वो कर्म से तद्भव होकर बना है, काम न करने वाला। सपरिवार, स उपसर्ग आ गया, परिवार सहित, स का अर्थ होता है साथ में। अतिवृष्टि, उपसर्ग आ गया अति, वृष्टि की अति। तो इस तरह से विग्रह किए जाएंगे। निर्धन, धन से रहित, निर उपसर्ग आ गया।
बाइज्जत, ये अरबी फारसी का उपसर्ग आ गया। बाइज्जत, इज्जत के साथ, बा जहां पर आता है वहां साथ का भाव विद्यमान होता है। बेइज्जत यानी इज्जत के बिना यानी रहित का भाव बे में। बा और बे उपसर्गों में बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर हम समझे नहीं ठीक से। तो आप ध्यान रखिए, बा का मतलब है साथ और बे का मतलब है रहित। दरअसल, असल में, हर घड़ी, घड़ी घड़ी या प्रत्येक घड़ी, लाजवाब जिसका जवाब न हो, ये शब्द, इस शब्द पर मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों। वैसे तो इसमें ये ला उपसर्ग है, लेकिन कई बार हम बोलचाल में शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को, क्या लाजवाब शेर है, जिसका मतलब होता है कि जिसकी प्रशंसा में हमारे पास शब्द नहीं है, यानी अद्भुत का भाव होता है, अप्रतिम का भाव होता है। यदि वो भाव कहीं वाक्य में आए तो वहां कर्मधारय समास होगा, लेकिन वो एक विशेष स्थिति है। अधिकांशतः लाजवाब समास, लाजवाब शब्द में अव्ययी भाव ही होगा। यदि विकल्प से में प्रश्न आए, लाजवाब शब्द बहुत आता है परीक्षाओं में, यदि कर्मधारय का विकल्प अव्ययी भाव का विकल्प ना हो और कर्मधारय का विकल्प हो तो आप कर्मधारय का चयन कर सकते हैं। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। यदि प्रथम पद संज्ञा हो उत्तर पद में, देखिए अब यहां अभी तक तो हमने अव्ययों की बात की, लेकिन कई बार कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके उत्तर पद के आधार पर उन्हें अव्ययी भाव समास में शामिल किया जाता है। जैसे यदि समास के किसी भी शब्द के उत्तर पद में के अनुसार, अर्थ, पूर्वक, भर, पर्यंत, उपरांत आदि शब्द आए तो ऐसे शब्द भी अव्ययी भाव समास में शामिल किए जाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं इच्छा अनुसार, तो इच्छा के अनुसार, दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, अर्थ, कृपा पूर्वक, कृपा के साथ, जीवन पर्यंत, जीवन भर, विवाह, विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत, दिन भर, पूरे दिन। तो इस तरीके से ये शब्द भी कुछ ऐसे हैं जिनमें अव्ययी भाव समास माना जाता है, क्योंकि यहां पर इन अव्ययों का प्रयोग होता है, लेकिन पूर्व पद में ना होकर उत्तर पद में होता है। अब दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास है जो कारकों पर आधारित है। कारकों पर चर्चा हम कर चुके हैं। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काके की, अधिकरण मैं पर, ये प्रमुख कारक हैं जिन पर आधारित है तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्हों का लोप इसकी प्रमुख विशेषता है। ये विभक्ति चिन्ह क्या है, यानी कारक चिन्ह जो है, जिनको हिंदी में हम कारक चिन्ह कहते हैं, संस्कृत में वे विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, और इनका लोप होना तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी विशेषता है। समास का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होता है और इसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। यानी अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान है, उत्तर पद गौण है, लेकिन तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है, यानी दूसरा पद, उत्तर मतलब बाद का, दूसरा पद प्रधान है और पहला पद गौण है। यह बात ध्यान में रखेंगे। यह अंतर दोनों समासों का आपको याद रहना चाहिए। अब बात आती है तत्पुरुष के भेदों की। तत्पुरुष के कारकों के आधार पर 7 भेद माने गए हैं। 7 भेद, इसमें इसको नोट कर लो करेक्शन एडिटिंग के लिए। अब वो 7 भेद कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, दूसरा अलुक तत्पुरुष, तीसरा उपपद तत्पुरुष, चौथा नए तत्पुरुष, पांचवां लुप्त पद तत्पुरुष और छठा कर्मधारय और सातवां द्विगु। कारकाधारित तत्पुरुष समास को व्यधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे पहला भेद जो है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, उस पर बात करते हैं। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष जो है, इसका आधार, इस वर्गीकरण का आधार है कारक चिन्हों का लोप होना, और इसके आधार पर इसके 6 भेद माने गए हैं। यानी जिस कारक चिन्ह का लोप होता है वही तत्पुरुष समास का भेद होता है। यदि कर्म कारक का लोप है तो कर्म तत्पुरुष होगा, यदि करण कारक का है तो करण तत्पुरुष होगा। तो चलिए उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष में उत्तर पद में बहुधा कौन कौन से शब्द आते हैं? प्राप्त, गत, आगत, अतीत, तोड़, हर, आपन्न, उन्मुख, धर, जनक, फोड़, मार, कटा, गमन, प्रद और आसन्न आदि शब्द आते हैं। कौन से में? कर्म तत्पुरुष की पहचान यह है दोस्तों कि वहां उत्तर पद यानी दूसरे पद में इन शब्दों का प्रयोग अक्सर होता है
प्राप्त, गत, आगत, अतीत, तोड़, हर, आपन्न, उन्मुख, धर, जनक, फोड़, मार, कटा, गमन, प्रद और आसन आदि। को कारक चिन्ह का लोप होता है। दूसरी बात है कि को कारक चिन्ह, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह जो है वो क्या है, को है, तो को कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे और विग्रह करते हैं तो को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। समास करने पर क्या होता है, को कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। इन सभी भेदों में ये स्थिति हर भेद में रहेगी। जैसे ख्याति प्राप्त, तो प्राप्त आ गया यहां उत्तर पद में, तो विग्रह क्या होगा, ख्याति को प्राप्त। हस्त, हस्त को गत, बहुत पूछा जाता है ये शब्द बार बार परीक्षाओं में। ग्रहागत, ग्रह को आगत। इंद्रियातीत, इंद्रिय को अतीत करके। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, ये देखिए तोड़, अतीत, गत, आगत। सुख हर, हर का प्रयोग किया गया है, सुख को हरने वाला है। संकट, संकटापन्न, आपन्न का प्रयोग हो गया, संकट को आपन्न यानी प्राप्त। मरणासन्न, मरण को आसन्न यानी पहुंचा यानी प्राप्त करना। रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख। वन गमन, वन को गमन। तो इस प्रकार इन शब्दों का जहां पर प्रयोग हो उत्तर पद में, वहां समझ लीजिए कि कर्म तत्पुरुष समास है। और वहां जब हम विग्रह करेंगे या कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप उसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। गिरह कट, गिरह को गांठ, काटने वाला। गिरह का अर्थ होता है गांठ। पहले पुराने समय से शब्द बना हुआ है, तो जब पुराने समय में, आजकल तो बहुत तरह तरह के पर्स, वॉलेट सब आ गए, लेकिन पहले गांठ में धन को बांध कर रखा जाता था, तो इससे यह शब्द बना गिरहकट। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली या चूमने वाला, कुछ भी हो सकता है वहां। तो यहां ये चुंबी शब्द, कट शब्द, मार शब्द, इनका प्रयोग यहां उत्तर पद में किया गया है, जो कि कर्म तत्पुरुष की पहचान है। अब आता है करण तत्पुरुष। करण कारक के चिन्ह कौन से होते हैं, से और के द्वारा। तो करण कारक में बहुधा उत्तर पद में क्या आता है, पीड़ित, रचित। ध्यान देंगे, इन शब्दों का अधिकांशतः प्रयोग होता है लिखित, प्रणीत, युक्त, ग्रस्त, जन्म, पूर्ण, साध्य, हीन, प्रदत्त, दत्त, गुम्फित, कृत, निर्मित, आच्छन्न। आच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ। उन्मत्त, व्याकुल, आर्त, आर्त का मतलब पीड़ित, आर्द्र, गीला, सिद्ध, आकुल, व्याकुल, आतुर और दुखी। इन शब्दों का उत्तर पद में प्रयोग होता है, किसमें, करण कारक में। इसके अलावा आक्रांत, आविष्ट, बद्ध, बंधा हुआ, वश, अंकित, गणंत, अभिभूत, जड़ित, भेद्य, आवृत आदि शब्दों का यहां पर प्रयोग होता है। जहां इन शब्दों का प्रयोग हो उत्तर पद में, समझ लीजिए करण कारक है, करण तत्पुरुष है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। से या के द्वारा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, क्योंकि समास करेंगे तो लोप होगा और अन्यथा विग्रह करने पर प्रयोग होगा। साधन से युक्त होने का भाव इससे स्पष्ट होता है। ये कारकों के समय हम बात कर चुके हैं। अब उदाहरणों पर बात करते हैं। देखिए, जैसे अकाल पीड़ित, पीड़ित आ गया उत्तर पद में, अकाल से पीड़ित। तुलसी रचित शब्द भी हो सकता है, लिखित शब्द भी हो सकता है, कृत भी हो सकता है, प्रणीत भी हो सकता है। इनमें से कोई भी शब्द उत्तर पद में आए तो करण कारक है, क्योंकि तुलसी के द्वारा रची गई, लिखी गई, बनाई गई, की गई या प्रणीत की गई, ये सारे शब्द यहां करण कारक की पहचान है। इसका विग्रह करेंगे, तुलसी द्वारा रचित, लिखित, कृत या प्रणीत। ध्यान क्या देना है, ध्यान यह देना है कि यदि समास में लिखित शब्द है तो विग्रह में भी हम लिखित इस्तेमाल करेंगे। समास में कृत है तो कृत विग्रह में इस्तेमाल होगा, और प्रणीत है तो प्रणीत ही विग्रह में इस्तेमाल होगा। यह बात ध्यान में रखनी है। इसी तरह से एक और शब्द है युक्त, उत्तर पद में आता है मोह युक्त। मोहग्रस्त भी हो सकता है, मोहांध भी हो सकता है, मोहातुर भी हो सकता है, और विग्रह करने पर बनेगा मोह से युक्त, ग्रस्त, अंधा या आतुर। इसी प्रकार का एक और शब्द है रोगग्रस्त, जन्य, रोग जन्य भी हो सकता है, रोग पीड़ित भी हो सकता है, और विग्रह में शब्दों के प्रयोग के आधार पर होगा रोग से ग्रस्त, रोग से जन्य या रोग से पीड़ित। एक और शब्द है युद्ध, जिसके उत्तर पद में आता है आत्मयुद्ध, यानी आत्म से यानी स्वयं से युद्ध। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। तो ये शब्द भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान देंगे, करण तत्पुरुष समास है यहां पर।
दुग्ध निर्मित, दुग्ध से निर्मित, जलापूरित, जल से आपूरित, आपूरित यानी भरा हुआ, भयाकुल, भय से आकुल यानी व्याकुल, बेचैन, प्रेमोन्मत्त, प्रेम से उन्मत्त, कष्ट साध्य, कष्ट से जिसको साधा गया है यानी कष्ट से साध्य, इसका विग्रह होगा, महिमा मंडित, महिमा से मंडित। ये सब करण कारक के, करण तत्पुरुष के उदाहरण है। तर्क सिद्ध, तर्क से सिद्ध, ये तो इसका विग्रह होगा। और अर्थ क्या हुआ? जिस बात को हम तर्क से स्पष्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं, वहां तर्क सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह से कुछ और शब्द भी हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मनगढ़ंत, पद दलित, बाणविद, बाण से बिंधा हुआ, क्रियान्वित, इसका मैंने यहां लिख दिया है, क्रिया के द्वारा जहां अन्विति पर पहुंचा जाए। रेल यात्रा, ये भी दोबारा बार बार पूछा जाता है, करण तत्पुरुष के उदाहरण है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है अगला भेद, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के कारक चिन्ह क्या है? को या के लिए। इन विभक्ति चिन्ह को, ये विभक्ति चिन्ह इसके प्रमाण है, तो ऐसी स्थिति में इनका लोप ही संप्रदान तत्पुरुष में होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, लोकसभा, लोक के लिए सभा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, देशभक्ति, बहुत आता है ये शब्द, देशभक्ति ये भी बहुत आता है, देश के लिए भक्ति, मातृशोक, माता के लिए शोक, ये भी आता है, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये भी बहुत आता है। इन शब्दों को, जिनको मैं रेखांकित कर रही हूं, आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटन, अटन का अर्थ होता है घूमना। तो भिक्षा के लिए पुराने समय में जो साधु संत योगी मुनि होते थे, वे सब भिक्षा के लिए घूमा करते थे, तो भिक्षाटन शब्द यहां पर बन गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये शब्द भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला भेद है तत्पुरुष का, अपादान तत्पुरुष। अपादान में अलगाव का भाव प्रधान होता है, ये बात भूलनी नहीं है। और उत्तर पद में यहां पर क्या आता है? भ्रष्ट, मुक्त, हीन, च्युत, विमुख, निकाला, बाहर, भीत, भय, रहित, द्रोह, असूया, ईर्ष्या, घृणा, आगत, अतीत, उद्भूत, उत्पन्न, वंचित, निष्कासन, निर्वासित, बहिष्कृत, इतर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, हम जब कारकों पर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अपादान कारक में एक तो अलगाव का भाव होता है, दूसरी बात डरने के अर्थ में, ईर्ष्या के अर्थ में, घृणा के अर्थ में, क्योंकि तब हम अलग होना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति हमको घृणा उत्पन्न हो रही है, तो उन सब में, द्रोह के अर्थ में, उन सब में क्या आता है? उन सब में अपादान कारक आता है। तो उसी के आधार पर इस तत्पुरुष समास के भेद को भी याद रखने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार उत्पन्न होने के अर्थ में भी अपादान कारक आता है, जिसमें ये उद्भूत शब्द, उत्पन्न शब्द, ये सब इस बात के प्रमाण है। तो इन बिंदुओं को यदि ध्यान रख लेंगे कि उत्तर पद में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो अपादान तत्पुरुष है, तो इन पर आपको अपनी दृष्टि केंद्रित करनी है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। समास से बड़ी सरल, समास से अधिक सरल कोई चीज है ही नहीं। अब से कारक चिन्ह अलग होने के अर्थ में इसका लोप होता है। जैसे पथ से भ्रष्ट, ऋण से मुक्त, अलग हो रहा है, ऋण से अलग हो रहा है, पथ से अलग हो रहा है, गुणहीन, गुण से अलग हो रहा है, गुण से हीन, पद से च्युत यानी अलग हो रहा है, कर्म विमुख, कर्म से विमुख, देश निकाला, निर्वासित, बहिष्कृत, निष्कासन, ये कोई भी शब्द हो सकता है देश के साथ, देश निर्वासित हो सकता है, देश बहिष्कृत हो सकता है, देश निष्कासन हो सकता है। तो देश से अलग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में विग्रह क्या होगा? देश से निकाला, देश से निर्वासित, देश से बहिष्कृत या देश से निष्कासन। इसी तरह से शब्द है एक विवाहोत्तर, विवाह से उत्तर यानी विवाह के बाद। इसका अर्थ हुआ देशागत, देश से आगत। तो देश से आगत का अर्थ हुआ देश से अलग होने के अर्थ में है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अपादान तत्पुरुष समास हो गया। गुणातीत, गुण से अतीत यानी गुणों से परे। हत भाग्य, भाग्य से हत। देखिए अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो हत शब्द है ये प्रारंभ में आ गया है और ऐसा भी कभी कभी अपवाद स्वरूप होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। शिक्षण से इतर, यहां भी शिक्षण से इतर का अर्थ होता है पृथक, अलग, भिन्न। तो जहां इतर शब्द होगा वहां भी अपादान तत्पुरुष समास ही होगा। अब आती है बात संबंध तत्पुरुष की। का, के, की इसके कारक चिन्ह होते हैं तो इनका लोप हो जाता है यहां पर समास में। जैसे राजभाषा, राज की भाषा, नर बलि, नर की बलि,
अश्वमेध, अश्व का मेध, पुराने समय में जब अश्वमेध यज्ञ राजा महाराजाओं के द्वारा किए जाते थे, तो जिस अश्व को अश्वमेध यज्ञ के लिए चुना जाता था उसका मेध किया जाता था, उसकी बलि दी जाती थी, इसलिए यहां पर अश्वमेध शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल, गोदान, गौ का दान, मनोविकार, मन का विकार, थानेदार, थाने का दार यानी मालिक यानी स्वामी, जलाशय, जल का आशय यानी समूह, एकत्रित समूह को आशय कहते हैं, स्वाधीन, स्व के अधीन, लोकोक्ति, लोक की उक्ति। तो इस प्रकार के शब्द जहां भी आए आपको ध्यान रखना है, काके की का लोप हो रहा है तो संबंध तत्पुरुष समास है। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, जो अधिकरण जो कारक होता है उसके चिन्ह होते हैं मैं, पे, पर, और इनका लोप यहां समास में हो जाता है। जैसे पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, चढ़ना, जलमग्न, जल में मग्न, ये शब्द आता है परीक्षाओं में। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य में निष्ठ, कविराज, कवियों में राजा, बहुतों में से जब एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो अधिकरण कारक होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो कविराज तो कवियों में राजा, सर्वश्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ, युद्ध वीर, युद्ध में वीर, मन मौजी, मन में मौजी, वाक पटु, वाक में पटु यानी कुशल, पटु का अर्थ होता है कुशल, पारंगत। हर फन मौला, हर फन में मौला, ये उर्दू का शब्द है, फन का मतलब होता है कला, हर कला में, मौला यानी निपुण है जो। अब आता है दूसरा भेद, ये तो हो गए लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के भेद। अब दूसरा जो तत्पुरुष समास का भेद है वो है अलुक समास। अलुक समास का शब्द को अच्छी तरह समझ लेंगे। लुक का मतलब होता है छिपना, यानी अलुक क्या हुआ, जिसमें छिपाया नहीं गया है, यानी जिसमें सब कुछ जाहिर है। यहां पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप नहीं होता। अभी तक हमने पढ़ा लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, अब यह है अलुक तत्पुरुष जिसमें कारक चिन्हों का लोप नहीं होता। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये शब्द संस्कृत की विभक्तियों से युक्त शब्द होते हैं, जो आज हमारी भाषा में पूरी तरह से रूढ़ हो गए, इतने प्रचलित हो गए कि हम जो संस्कृत ज्यादा नहीं जानते उनका ध्यान भी नहीं जाता कि जिस शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें विभक्ति चिन्ह पहले से शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है सरसिज। जो सरसी शब्द है, सरसी का मतलब होता है सरोवर, और सरसी जो है ये सप्तमी विभक्ति है, इसमें लगी हुई है। तो सरसी जायते इति सरिसिजः, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है, यानी सरसी में यानी सर में जन्म लेने वाला। जिन शब्दों के पीछे ज आएगा आप समझ लीजिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसका अर्थ है जन्म लेने वाला। तो सर में जन्म लेने वाला। युधिष्ठिर, स्थिर, संधि में भी ये शब्द पर हम अच्छी चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर यानी युद्ध के दौरान भी वो विचलित न हो, स्थिर रहे, वो युधिष्ठिर। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला। तो देखिए युधि ये भी सप्तमी है, मृत्युम ये द्वितीया है। तो विभक्तियां यहां इन शब्दों में शामिल हैं, तो इसलिए क्या कौन सा समास होगा, अलुक तत्पुरुष समास, क्योंकि छिपी नहीं है, लुप्त नहीं हुई है यहां विभक्तियां। धुरंधर, धुरी को धारण करने वाला, यह भी द्वितीय विभक्ति हो गई। अब तीसरा भेद आता है उपपद तत्पुरुष। जहां इसकी पहचान क्या है दोस्तों, इसकी पहचान यह है जहां उत्तर पद में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हो। कृदंत प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, जो क्रियापदों के पीछे लगते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। व्याकरण में दोस्तों एक दूसरे से इतनी मिली हुई है ये चीज कि अगर हम एक भी कड़ी छोड़ देंगे या कमजोर रखेंगे तो हमारी जो श्रृंखला है वो मजबूत नहीं बनेगी। तो ध्यान रखें, जहां उत्तर पद में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हो वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। अब वो कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होने चाहिए, उसमें से प्रमुख ये हैं, जैसे स्थ, ग, ज्ञ, द, ये सब अंत में, शब्द के अंत में आएंगे। तो आप पहचान लीजिए जिन शब्दों के अंत में ये शब्द आ रहे हैं, ये शब्दांश आ रहे हैं, उन्हें हम उपपद तत्पुरुष समास का शब्द मानेंगे। ज, प, चर, कर, कार, हर, घर, द्वार, हन, ये प्रमुख शब्द हैं जिनका प्रयोग अक्सर शब्दांत में होता है, यानी प्रत्ययों के रूप में होता है, और जहां ये प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वहां उपपद समास होता है। अब क्या है इनके अर्थ, ताकि हम शब्द को अच्छी तरह से समझ सकें। स्था का अर्थ है
स्थित होना। ज्ञ का अर्थ है, ज्ञ से ज्ञान शब्द बनता है, तो ज्ञ का अर्थ है जानना। ग का अर्थ है गमन करना, जाने के अर्थ में, गमन करने के अर्थ में ग शब्द का प्रयोग होता है। द का अर्थ है देना, जहां भी द आए वहां पर आपको समझ लेना है कि देना के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां ज्ञ आए, बहुज्ञ, बहुत बहुत अधिक जानने वाला, ज्ञ धातु आ रही है वहां। इसी तरह से आत्मस्थ, आत्मा में स्थित होना। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे, और ये सारे शब्द जिनके पीछे ये शब्दांश यानी प्रत्यय लगेंगे वो उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण होंगे। ज जन्म लेना, जैसे जलज, जल में जन्म लेता है जो, तो ज जहां आएगा वहां जन्म लेना के अर्थ में कौन सा समास होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा। अच्छा देखिए, अब देखिए कुछ एक ऐसे भी समास है जो अलुक में आपको ज शब्द मिलेगा लेकिन वहां विभक्ति रहेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां विभक्ति नहीं रहेगी। और जो प आएगा प्रत्यय बाद में, उस वो दो अर्थों में प्रयुक्त होता है दोस्तों। प का एक अर्थ होता है पान करना यानी पीना, और एक अर्थ होता है पालन करना। तो शब्द के आधार पर हम ये निर्णय करेंगे कि यहां प शब्दांश का प्रयोग पान करने के अर्थ में हो रहा है या पालन करने के अर्थ में हो रहा है। ल का अर्थ है लेना, चर का अर्थ है विचरण करना, धर का अर्थ है धारण करना, जैसे चक्रधर शब्द अभी हमने पढ़ा था। प्रद का अर्थ है प्रदान करना, यानी स्वास्थ्य प्रद, यानी स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली वस्तुएं। कर का अर्थ है करना, कार का अर्थ है करने वाला, हर का अर्थ है हरण करने वाला, हन का अर्थ है मारने वाला। अब इन शब्दांशों के से युक्त शब्दों पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों खग, और खग में जो ख शब्द है उसका अर्थ होता है आकाश, और ग का अर्थ होता है गमन करना, यानी आकाश की ओर गमन करने वाला खग का शाब्दिक अर्थ है। उरग, उरग में उ, उर और ग, उर का अर्थ होता है छाती, सीना, ये शब्द इसका होता है, यानी उर से जाने वाला, यानी जितने भी रेंगने वाले सांप, छिपकली आदि जैसे भी जीव जंतु हैं उन सबको उरग कहा जाता है, उर से गमन करते हैं जो। जलज, जल से जन्म लेने वाला, ज शब्द आ गया है, यहां शब्दांश आ गया है ज, यहां ग है दोनों में। इन शब्दों को मैंने दोनों को इसलिए खास लिया है क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, भिन्न है, और इनको समझना संभवतः हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो इनका स्पष्टीकरण अगर आपके मस्तिष्क में रहेगा तो आप इस तरह के शब्दों के, इस तरह इन पर आधारित प्रश्नों के सही जवाब दे सकेंगे। अम्बुद, अब देखिए यहां एक बात और मैं प्रसंगवश बता दूं दोस्तों कि अंबु, वारी, तोय, जल, ये सब जल के पर्यायवाची हैं, है ना। इनके पीछे यदि द लगेगा तो अर्थ हो जाएगा देना, यानी बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। इनके पीछे यदि ज लग जाएगा यानी जन्म लेने वाला, तो कमल के पर्यायवाची बनेंगे, और इनके पीछे यदि धी लगेगा तो समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देने वाला, जन्म लेने वाला और धारण करने वाला। अंबुद, वारिज, वारिद, तोयद, जलद, अंबुज, वारिज, तोयज, जलज, और इसी प्रकार अंबुधि, वारिधि, तोयधि और जलधि। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो इन पर आधारित होंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे हल करना। तो अंबुद से अंबु यानी जल देने वाला, अंबुज होता तो अंबु में जन्म लेने वाला विग्रह हो जाता। कृतज्ञ यानी कृत, यानी जो किया जा चुका है उसको जानने वाला, यानी यदि किसी ने हमारे प्रति अच्छा कार्य किया है तो उसको हम महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं, जानते हैं, तो हम कृतज्ञ हैं, वरना हम क्या हो जाएंगे? कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न, यानी कृत किए गए को न मानने वाले। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, धर का अर्थ होता है धारण करना। अब देखिए ये प शब्दांश वाले शब्द आ गए, प प्रत्यय है। मधु, प यानी मधु का पान करने वाला, मधुप होता है भ्रमर, और भ्रमर का काम क्या है? भंवरे का काम क्या है? मधु का यानी पुष्पों के शहद का पान करता है, तो उसके लिए शब्द आया मधुप। तो यहां पर पान करने के अर्थ में प प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेकिन भूप शब्द जहां आता है, भू का पालन करने वाला, तो इस भिन्नता को, इस अंतर को आप समझ लेंगे। भू का पालन करने वाला, यहां प जो प्रत्यय है वो पालन करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गृहस्थ, ग्रह में स्थित। मनोहर, मन का हरण करने वाला, हरा गया, यहां स्थ आ गया। अब आता है चौथा भेद, न्याय तत्पुरुष। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है
इस तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें प्रथम पद निषेधवाचक होता है, नहीं का अर्थ देने वाला होता है। प्रथम पद में अब कैसे नहीं का अर्थ देता है, तो उसमें ये उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, अन, हलंत वाला अन, बिना हलंत के अन, अ, ना, बिन और ला। ना, बिन और ला ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। इन निषेधवाचक उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे अनीश्वर, विग्रह कैसे करेंगे, न ईश्वर। ना मंजूर, न मंजूर। अज्ञान, न ज्ञान। नालायक, न लायक। बेखौफ, न खौफ। तो इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जो निषेधात्मक प्रथम पद होगा, जहां आप ध्यान रखेंगे कि वहां नए तत्पुरुष समास होगा। अब पांचवा भेद आता है तत्पुरुष का, लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें खास बात क्या है, देखिए हमने पहला भेद कौन सा पढ़ा था, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, और वहां पर कारक चिन्हों का लोप हो रहा था, लेकिन यहां पूरे पद का लोप हो रहा है। लुप्त पद तत्पुरुष समास है, यानी कारक चिन्हों का तो लोप हो ही रहा है, उसके साथ साथ पदों के मध्य में आए जो पद हैं उनका भी लोप हो रहा है। पदों के मध्य में आए हुए पद, एक बार फिर याद दिला दूं कि शब्द जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होता है और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो वो पद कहलाता है। तो पदों का जब लोप होता है तो वो लुप्त पद तत्पुरुष समास बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, मधुमक्खी, कितने पद लुप्त हो गए, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी, तो लोप, देखिए ये तो कारक है, ये तो वैसे भी लोप होता, लेकिन एकत्र करने वाली ये पद है। इन तीन पदों का भी लोप साथ में हो गया और शब्द, सामासिक शब्द क्या बन गया, मधुमक्खी। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास हुआ, उपपद तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, तो से तो होना ही था, बनी भी हो गया। को तो कारक चिन्ह है ही, ढोने वाली हो गया। बड़ बोला, बड़ी बात बोलने वाला। इसी प्रकार और भी कुछ एक शब्द है, उदाहरण स्वरूप हथकरघा, हाथ से चलने वाला करघा। दही में डूबा हुआ बड़ा, बहुत आता है परीक्षाओं में। कन्यादान, कन्या के लिए किया गया ध्यान या कन्या का दान। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। वायु में चलने वाला यान आदि शब्द भी लुप्त पद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। अब आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के विषय में यह जानना है दोस्तों कि कुछ विद्वान कर्मधारय तत्पुरुष को एक स्वतंत्र समास के रूप में मानते हैं, लेकिन बहुधा दूसरा पद प्रधान होने के कारण इसे तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद भी माना जाता है। कर्मधारय तत्पुरुष में क्या होता है, विशेषण, पहला पद या तो विशेषण होगा या उपमान होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा या उपमेय होगा। लेकिन कभी कभी शब्दों में, क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं, तो शब्दों में ये स्थिति उल्टी भी हो जाती है। कभी कभी विशेषण विशेष्य और उपमान और उपमेय का क्रम विपरीत भी हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे नीलोत्पल, नील है जो उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल, तो कमल की विशेषता क्या है, नील, तो विशेषण यहां हो गया और विशेष्य यहां हो गया। महासागर, महान है जो सागर, विशेषता हो गई सागर की, यानी विशेषण हो गया। चरम सीमा, चरम तक पहुंची है जो सीमा, चरम विशेषण हो गया। सत है जो भावना, सद विशेषण हो गया। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद विशेषण हो गया। कुत्सित है जो कृत्य, कु विशेषण हो गया कृत्य का। तो ये विशेषण विशेष्य संबंध पर आधारित कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार पर कटा, पर कटा हुआ प्राणी या पक्षी। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महात्मा, महान आत्मा वाला। महाराजा, महान राजा। अल्पसंख्यक, संख्या में अल्प। दीर्घायु, दीर्घ है आयु। शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध को देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है, उनके उदाहरण भी देख लेते हैं। जब उपमान प्रथम पद में हो और उपमेय द्वितीय पद में। देखिए उपमान और उपमेय पर चर्चा हम अलंकारों वाले सत्र में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देती हूं। जिसकी उपमा दी जाती है वो क्या होता है, उपमेय होता है, और जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान, तो किसकी उपमा दी जा रही है, मुख की, तो ये मुख क्या है, उपमेय। किससे दी जा रही है, चंद्रमा से, ये है उपमान। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जब उपमान पहले आए और उपमेय बाद में हो तो विग्रह कैसे करेंगे, जैसे चंद्र वदन, वदन का अर्थ होता है मुख।
चंद्रमा के समान वदन यानी मुख, तो उपमान पहले आ रहा है, उपमेय बाद में आ रहा है, तो इस प्रकार से विग्रह होगा चंद्रमा के समान वदन। कमल नयन, कमल उपमान, कमल के समान नयन, पाषाण हृदय, पाषाण उपमान, पाषाण के समान हृदय यानी कठोर हृदय की बात की जा रही है। मृग नयनी, मृग के समान नेत्रों वाली, उपमान पहले। इन सभी उदाहरणों में उपमान पहले है और उपमेय का प्रयोग बाद में हुआ है। लेकिन स्थिति अगर विपरीत हो तो किस प्रकार से विग्रह होगा उस पर भी नजर डालते हैं। जब उपमेय प्रथम पद में और उपमान उत्तर पद में हो तब विग्रह होगा, जैसे चरणार विंद। तो चरण क्या है? चरण है उपमान, चरण है उपमेय, और अरविंद यानी कमल, ये क्या हो गया? उपमान हो गया। यानी उपमेय पहले आ रहा है, उपमान बाद में हो रहा है, तो अरविंद रूपी चरण। नर सिंह, उपमेय पहले है, उपमान बाद में है, सिंह रूपी नर। वचनामृत, वचन यानी उपमेय पहले है और अमृत बाद में, तो अमृत रूपी वचन। कीर्ति लता, तो कीर्ति पहले है और लता बाद में, तो लता रूपी कीर्ति। यानी उपमेय में पहले होगा तो रूपी लग करके हम विग्रह करेंगे, अन्यथा समान शब्द का प्रयोग होगा। अब आता है सातवां तत्पुरुष समास, द्विगु। द्विगु समास जैसा कि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन सारी संख्याओं वाले जो शब्द हैं वो द्विगु समास के उदाहरण नहीं होते। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। संपूर्ण समास पद से दूसरी बात क्या है? समाहार या समूह का बोध होता है। पहली बात तो संख्यावाचक होना प्रथम पद का, दूसरी बात संपूर्ण जो समास का पद है उससे समूह के होने या समाहार यानी शामिल करने के भाव का बोध होता है। उदाहरण देखते हैं। दो मंजिला, दो हैं जिसकी मंजिल, आ गया। 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं वो यदि आएंगी किसी भी पद के प्रारंभ में तो द्विगु समास होगा। उसके अलावा क्या होगा? हर 19, 20, 29, इसकी चर्चा मैं आगे भी करूंगी, 29, 30, 39, 40 ये संख्याएं निश्चित हैं, इनका प्रयोग अगर होगा तो द्विगु समास होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का संगम स्थल। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समाहार, यानी संख्या देते हुए समाहार का भाव हो रहा है, शामिल होने का भाव हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, तो द्विगु समास हो गया। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। सप्ताह, सप्त अहनों का समूह। अहन एक संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है अहन, और अहन का अर्थ होता है दिन, तो ये ध्यान में रखेंगे। और यहां सप्त प्लस अहन होने से नकारांत जो वर्ण है इसका लोप हो गया है, तो सप्ताह शब्द बन गया सप्त अहनों का समूह। दोपहर, दोपहर के बाद का समय। दशाब्दी, 10 अब्दों का समूह। अब्द का मतलब होता है वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। दशाब्दी यानी 10 वर्षों के समूह को कहते हैं, 100 वर्षों के समूह को कहते हैं शताब्दी, ये भी ध्यान में रखिए। शतांश, शत अंश यानी 100 अंश। इसी प्रकार पचरंगा, पंचामृत, नौरंगा, त्रिलोक, षडरस, इसी प्रकार के उदाहरण है जो द्विगु समास से संबंधित है या द्विगु समास के उदाहरण है। अब अगला समास, तीसरा समास आता है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं। 2 समासों पर हम बात कर चुके, कौन कौन से? अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तत्पुरुष के अब तक हम भेद पढ़ रहे थे। अब तीसरा समास आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात क्या है? द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें और, या, अथवा इन संयोजक शब्दों का लोप होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे लुप्त कारक चिन्ह में कारकों का लोप हो रहा था, उसी तरह से यहां पर और, या, अथवा जैसे संयोजक शब्दों का लोप होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतर प्लस इतर, इसको ध्यान रखेंगे। समाहार शामिल होने का भाव और वैकल्पिक यानी विकल्प से चयन का अवसर। तो इस अर्थ के आधार पर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व। इस दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, तो दोनों पद प्रधान है। और पहचान क्या है? दोनों पद संज्ञा पद होते हैं। ये बात सबसे पहली है, जो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा? दोनों पद संज्ञा पद हो तो इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण माना जाएगा। जैसे स्त्री पुरुष दोनों संज्ञाएं हैं, बेटा बेटी, कृष्ण कृष्णार्जुन यानी कृष्ण और अर्जुन
कंद मूल फल सभी संज्ञाएं हैं, देश विदेश संज्ञा है, तो इन सब में इतरेतर द्वंद्व समास है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो स्त्री और पुरुष, बेटा और बेटी, कृष्ण और अर्जुन, कंद और फल और मूल, तो इस प्रकार देश और विदेश, तो और जो संयोजक शब्द है उसका यहां पर लोप हो रहा है। और दोनों ही पद, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों ही संज्ञा पद है, ये भी ध्यान में रखेंगे। संख्यावाचक विशेषण भी कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं और ऐसे पदों में भी इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ये शब्द बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। 64 तो चो आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल आप इसको द्विगु समास का उदाहरण न समझे, क्योंकि जो संख्याएं मैंने आपको बताई हैं उसमें ये 64 संख्या शामिल नहीं है। तो 64, 4 और 60 इसका विग्रह होगा और यहां पर होगा द्वंद्व समास। 71, 1 और 70, तो इस प्रकार इसका विग्रह किया जाएगा और ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब ये मैंने आपकी जानकारी के लिए यहां लिख दिया है। देखिए 1 से 10 तक की संख्याएं 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 69, 70, 79, 80, 89, 90 और 99, 100, ये संख्याएं जहां पर हैं वहां पर द्विगु समास होगा और जहां इनके अलावा संख्याएं हैं वहां द्वंद्व समास माना जाएगा और विग्रह इसी प्रकार होगा जैसी चर्चा हमने अभी की। अब दूसरा भेद आता है द्वंद्व का समाहार द्वंद्व। पदों के अर्थ के अतिरिक्त जब किसी भी पद में उसी प्रकार के अन्य अर्थ भी शामिल होते हैं तो समाहार द्वंद्व का उदाहरण होता है। जैसे दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी आपस में बात करते हैं, भाई कैसा चल रहा है जीवन, तो अगला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो कहता है चल रही है दाल रोटी। तो क्या दाल और रोटी का मतलब केवल दाल रोटी होता है? नहीं, दाल रोटी का मतलब होता है जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, यानी दाल और रोटी के अलावा भी अन्य सारी आधारभूत वस्तुओं की आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है। तो दाल रोटी पद में दाल रोटी के साथ साथ अन्य शब्द भी, खाद्य सामग्री भी शामिल होती है। तो इसी प्रकार चाल चलन का मतलब केवल चलने से नहीं होता बल्कि आचरण, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्तित्व की यहां बात हो रही है। तन, बदन, कील कांटा में केवल कील और कांटा नहीं होता बल्कि उसी तरह की सारी वस्तुएं शामिल होती हैं। बाप दादा में केवल बाप और दादा शामिल नहीं होते बल्कि सारे पूर्वज शामिल होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी में केवल 2 पड़ोसी इधर के और उधर के शामिल नहीं होते बल्कि आसपास के सभी पड़ोसी शामिल होते हैं। इसी प्रकार खेत खलिहान में सारी जितनी भी खेत और खलिहान से संबंधित चीजें वे सब आती हैं। बाल बच्चों में सभी प्रकार के जो छोटे बच्चे हैं उनकी सभी चीजें आती हैं। कूड़ा कचरा में सभी प्रकार की गंदगी शामिल होती है। अगल बगल दाएं बाएं जो कुछ भी है वो सब इसमें शामिल होता है। इसी प्रकार रोक टोक, उछल कूद, ये इस प्रकार के शब्द हैं और ये सब समाहार द्वंद्व के उदाहरण हैं। अब तीसरा भेद आता है वैकल्पिक द्वंद्व, जिसमें हम या अथवा शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि प्रथम पद और द्वितीय पद परस्पर विपरीत होते हैं, यानी विलोम शब्दों का यहां पर प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, तो सुख का विलोम है दुख, तो हम विग्रह कैसे करेंगे? सुख अथवा दुख। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य। धर्म कर्म, धर्म अथवा कर्म, यानी विकल्प है धर्म या कर्म, पाप या पुण्य। इसी प्रकार जय पराजय, जय या पराजय, दोनों विपरीत स्थितियां एक साथ नहीं हो सकती। चर अचर, लाभ या हानि, आय या व्यय अथवा व्यय, जीवन अथवा मरण, यश अथवा अपयश, आज अथवा कल। जब भी कभी कोई हमसे कहता है कि भाई कब तक हो जाएगा ये काम, तो हम कहते हैं आज कल में हो ही जाएगा। तो आज कल में होने का मतलब आज या कल नहीं, आज या कल हो जाएगा, या तो मैं आज कर दूंगा अन्यथा मैं कल कर दूंगा। तो आज अथवा कल का भाव इसमें निहित होता है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण हैं। अब चौथा समास आता है बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद गौण होते हैं और तीसरा ही पद प्रधान होता है, यानी ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं जो उसमें निहित होता है। जैसे वीणा पाणी, वे जिनके पाणी में, यानी हाथ वीणा है अर्थात सरस्वती जी। तो ये तो इसका विग्रह हो गया। और तीसरा पद कौन सा प्रधान हुआ? सरस्वती जी। पद्मासना, वे जो पद्म के आसन वाली हैं अर्थात लक्ष्मी जी, तीसरा पद। वे जो अंजनी के सुत हैं, अंजनी सुत सामासिक पद है, वे जो अंजनी के सुत हैं अर्थात हनुमान जी, तीसरा पद।
पुंडरीक, वे जो पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ होता है कमल, के समान है अर्थात विष्णु जी, तीसरा पद। इसी प्रकार लंबोदर गणेश जी, एकदंत गणेश जी, दशानन रावण, दिनकर सूर्य, पशुपति शिव जी, नीलकंठ शिव जी, आशुतोष शिव जी, चंद्रमौली शिव जी, मनोज कामदेव, अनंग कामदेव, कुसुमशर कामदेव, ये सभी बहुब्रीही समास के उदाहरण हैं। तो चलिए अब इस कंटेंट पर, इस विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों पर बात करते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, समास के कितने भेद हैं? पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प 5, 3, 7 और 6। तो अभी अभी हमने चर्चा की, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि समास के 6 भेद माने गए हैं, तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, दो या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, कहलाता है। आरजेएस 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। समास, उपसर्ग, विशेषण और संज्ञा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जहां कारक चिन्हों का लोप होता है या पदों का लोप होता है और एक संक्षिप्त शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय हो जाए, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है बहुब्रीही, द्विगु, अव्ययी भाव और कर्मधारय। तो जैसा कि इससे स्पष्ट है कि प्रथम पद अव्यय हो, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और जिसके कारण संपूर्ण पद ही अव्यय हो जाता है। तो आंसर हमारा होगा सी। यावत जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? पटवार 2011, पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व। तो दोस्तों हमने जब अव्ययी भाव समास पढ़ा था तो हमने बताया था कि यावत और तावत जैसे उपसर्गों का यहां प्रयोग होता है, अव्ययों का प्रयोग होता है। तो यहां पर यावत जीवन को तोड़ेंगे तो यावत प्लस जीवन बनेगा, तो यावत शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां है अव्ययी भाव समास, और इस शब्द में ध्यान रखेंगे संधि भी है और समास भी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? असिस्टेंट इनकम टैक्स 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। लंबे हाथ वाले के लिए, जिसके हाथ छोटे हो, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, जिसके हाथों में यश हो। तो दोस्तों आजानु का मतलब होता है घुटना और बाहु का मतलब आप सभी जानते हैं भुजाएं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो उस व्यक्ति के लिए आजानु बाहु शब्द इस्तेमाल होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजानु बाहु शब्द का इस्तेमाल तुलसीदास जी ने श्री राम के लिए किया है। तो अगर बहुब्रीही समास विकल्प में हो और इस शब्द पे पूछा जाए तो आप बहुब्रीही समास पर चिन्हित करेंगे, क्योंकि तृतीय पद प्रधान हो गया और उसका उत्तर होगा, तीसरा पद होगा श्री राम। आगे चले, आंसर हुआ इसका सी। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीही या अव्ययी भाव। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान होता है, उसके लिए यहां अंतिम पद का प्रयोग किया गया है शब्द का। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? पीएसआई 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है बहुब्रीही, कर्मधारय, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो युद्ध क्षेत्र का विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह होगा? युद्ध के लिए क्षेत्र। तो के लिए विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास है, यानी डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है। पीएसआई 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। पुत्र में शोक तत्पुरुष समास, पुत्र पर शोक कर्मधारय समास, पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास, पुत्र और शोक द्विगु समास। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पुत्र शोक का सही विग्रह है पुत्र के लिए शोक, और इसमें तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, क्योंकि के लिए कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? पटवार 2011 और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीही समास। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रेल के लिए भाड़ा तत्पुरुष समास यहां पर हो गया, तो आंसर होगा हमारा बी।
हस्तलिखित में समास है। रीट लेवल सेकंड 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और द्विगु। तो दोस्तों तत्पुरुष समास है हस्त से लिखित, करण संप्रदान, हस्त से करण कारक तत्पुरुष समास का यहां प्रयोग हुआ है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि या तुलसीकृत। तो कृत, लिखित, प्रणीत, इन शब्दों, ये शब्द जब उत्तर पद में आए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तुलसीकृत का अर्थ है तुलसी के द्वारा कृत। कष्टापन्न सामासिक पद में समास है। पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तत्पुरुष समास है। कष्ट को प्राप्त हुआ, कष्ट को पहुंचा हुआ, ये इसका विग्रह होगा। तो आंसर होगा हमारा सी। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। संप्रदान तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या कर्म तत्पुरुष। तो दोस्तों यहां पर कर्म तत्पुरुष है क्योंकि इसका विग्रह होगा जेब को कतरने वाला, यानी काटने वाला। तो कर्म तत्पुरुष, को कारक चिन्ह आ रहा है यहां पर, तो कर्म तत्पुरुष यहां पर समास है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? अभी अभी एक प्रश्न में ही आया था, आरपीएससी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। करण तत्पुरुष समास का यहां पर प्रयोग किया गया है क्योंकि तुलसी के द्वारा लिखित यानी के द्वारा कारक चिन्हों का यहां पर लोप हो रहा है। तो करण तत्पुरुष के कारक चिन्ह है ये। आंसर ए। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। असिस्टेंट इनकम टैक्स 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो। सी मुनियों में श्रेष्ठ और मुनियों का श्रेष्ठ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए इस तरह का विग्रह, यहां भी मैं कारक चिन्ह है लेकिन यह उत्तर सही नहीं होगा क्योंकि इस तरह का विग्रह बहुब्रीहि समास में किया जाता है जबकि तीसरा पद प्रधान होता है और तीसरा पद हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसलिए सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, मुनियों में श्रेष्ठ। आंसर सी। और ये क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? आरपीएससी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। धर्मपरायण, धर्म में परायण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि इसका विग्रह बिल्कुल सही नहीं है। भय से भीत, और यह है अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक का लोप हो रहा है अलगाव के अर्थ में क्योंकि डर के अर्थ में, ईर्ष्या के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और भीत का अर्थ होता है डरना। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है कि किसमें सभी शब्द, कौन से विकल्प में संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं। ए है रसोई, घर, देशभक्ति। तो रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, संप्रदान तत्पुरुष। गुरु भाई, गुरु से संबंधित भाई, आशातीत, आशा से अतीत, संप्रदान नहीं है। राह के लिए खर्च, संप्रदान है। देश से निकाला, अपादान। पद से च्युत, अपादान। रोकड़ के लिए वही, संप्रदान। तो इस तरह से इन विकल्पों में एक कहीं संप्रदान का आ रहा है, बाकी अन्य तत्पुरुष के भेद प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेना नायक। तो दोस्तों पहले तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक में क्या होता है? मैं, पे या पर, ये कारक चिन्ह आने चाहिए विग्रह करने पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो अधिकरण तत्पुरुष है। जलमग्न, जल में मग्न यानी डूबा हुआ, अधिकरण तत्पुरुष है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष है।
सेना नायक, सेना का नायक संबंध तत्पुरुष है, तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पूजा घर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, राह खर्च, मुंह बोला और रसोई घर। तो देखिए दोस्तों, मुंह में बोला संप्रदान नहीं है, रसोई के लिए घर संप्रदान है, तो ये विकल्प तो एक यहां पर संप्रदान कारक है। और हमें पूछा गया है कौन से विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं, तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प खारिज हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह संप्रदान हो गया, राह के लिए खर्च संप्रदान हो गया, यानी सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। घोड़ा गाड़ी, घोड़े की गाड़ी और घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी, दान के लिए पेटी, यहां संप्रदान आ गया, पूजा के लिए घर संप्रदान आ गया, यश को प्राप्त कर्म कारक आ गया। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा सी। चिड़ी मार में कौन सा समास है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसका विग्रह होगा चिड़ी को मारने वाला, तो को कारक आ गया, इसका मतलब कर्म तत्पुरुष, तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, सिर दर्द का समास विग्रह है। आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द, सिर से दर्द। तो सिर से दर्द तो बिल्कुल ही असंगत है, सिर को दर्द बिल्कुल असंगत है। सिर का दर्द हम आम बोलचाल में इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन यह भी गलत है, क्योंकि सिर का दर्द नहीं होता बल्कि सिर में दर्द होता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। फायरमैन 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। सामासिक पदों में निहित जो समास है उनमें कौन सा इनमें से अनुचित है, यह हमें पता लगाना है। गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, अत्युत्तम अव्ययी भाव समास, षड ऋतु द्विगु समास, क्षपानाथ बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष है, तो यह विकल्प असंगत है, अनुचित है, तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अति उत्तम प्रथम पद अव्यय है, तो अव्ययी भाव ये बिल्कुल सही है। षड ऋतु प्रथम पद संख्यावाची है और 1 से 10 संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो द्विगु समास ये भी बिल्कुल सही है। क्षपानाथ, क्षपा का अर्थ होता है दोस्तों रात्रि, रात्रि का नाथ यानी चंद्रमा, तो यहां पर क्षपानाथ के द्वारा दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं और वो पद है चंद्रमा, तो बहुब्रीहि समास ये भी बिल्कुल सही है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। नवरात्र, अनुदिन, पदगत या धर्माधर्म? तो दोस्तों देखिए, नवरात्र द्विगु समास, अनुदिन अव्ययी भाव, पदगत पद को गत, तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और धर्म और अधर्म ये हो गया द्वंद्व समास, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, ग्रामगत शब्द का समास विच्छेद होगा। आरजेएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को आया हुआ, ग्राम से गया हुआ या ग्राम से आया हुआ? तो देखिए दोस्तों, यदि यहां पर होता शब्द होता ग्रामागत, तो ग्राम प्लस आगत विच्छेद होता, तो यानी इसका अर्थ होता ग्राम से आया हुआ, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाता, विच्छेद इस प्रकार होता। लेकिन आगत तो है नहीं, तो आया हुआ विकल्प तो दोनों खारिज हो गए। अब ग्राम से गया हुआ तो कोई तालमेल ही नहीं बैठता, ग्राम को गया हुआ बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, हितोपदेश शब्द में सही समास है। जेएलओ 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो हितोपदेश का यदि हम विग्रह करें तो होगा दोस्तों हित के लिए उपदेश, तो के लिए यानी संप्रदान तत्पुरुष, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकप्रिय शब्द में समास का विग्रह होगा। 14 में यह प्रश्न पूछा गया। लोक से प्रिय, लोक और प्रिय, लोक के समान प्रिय या लोक में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष समास है। लोक में प्रिय इसका सही विग्रह होगा। बहुतों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बताया जाता है या प्रिय बताया जाता है, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण कारक होता है, यह ध्यान में रखेंगे। आंसर होगा डी। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? आरपीएससी 1st ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। पथभ्रष्ट, गुणयुक्त, जीवन दान और स्वर्ग पतित। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं अभी
पथ से भ्रष्ट अलगाव हो रहा है तो यहां पर हो गया अपादान कारक। गुण से युक्त यहां पर है करण कारक, क्योंकि से आ रहा है लेकिन अलगाव के अर्थ में नहीं आ रहा बल्कि शामिल होने के अर्थ में आ रहा है, तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। जीवन दान, जीवन का दान, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, ये जीवन का दान संबंध कारक हो गया, स्वर्ग से पतित अपादान कारक हो गया, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास नहीं है। पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है महात्मा, काला सांप, गजानन और नीलकमल। तो दोस्तों महात्मा कर्मधारय समास है। आत्मा की महानता यानी विशेषण विशेष्य संबंध, काला सांप विशेषण विशेष्य संबंध, गजानन गज और आनंद है तो सही उपमेय उपमान संबंध विशेषण विशेष्य संबंध, लेकिन यहां पर तृतीय पद प्रधान है और वो पद संकेत करता है गणेश जी की ओर। तो ऐसी स्थिति में यहां बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास नहीं है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीलकमल विशेषण विशेष संबंध है, कर्मधारय समास है। तो महात्मा, काला सांप और नीलकमल इन तीनों में कर्मधारय है। सी विकल्प में कर्मधारय नहीं है बल्कि बहुब्रीहि समास है, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। तो इसका विग्रह करेंगे मेघ से आच्छादित। आच्छादित मैं बता चुकी आपको, ढका हुआ, तो मेघ से आच्छादित यानी मेघ साधन है आच्छादन के, ढकने के, तो करण तत्पुरुष समास इसमें है। आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? अलगाव का ध्यान रखना है आपको। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित और हस्तलिखित। तो दोस्तों स्पष्ट है, ये शब्द कई बार आ चुका। पद से च्युत, अलगाव किया जा रहा है पद से, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। आंसर हमारा होगा ए। शोकाकुल, शोक से आकुल, बाढ़ से पीड़ित, हस्त से लिखित, तो यहां पर इस तरह से ये करण तत्पुरुष है। शोक से आकुल, बाढ़ से पीड़ित, यहां भी तत्पुरुष समास है, तो आंसर हमारा होगा ए। अधिकरण तत्पुरुष में होता है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और तृतीय पद प्रधान होता है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि सभी तत्पुरुष समासों में द्वितीय पद ही प्रधान होता है, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, सरसिज में कौन सा समास है? अभी इस शब्द पर हम बहुत गहरी चर्चा कर चुके हैं। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुब्रीहि समास, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अलुक समास, क्योंकि यहां विभक्ति शामिल है, उसका लोप नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर है अलुक तत्पुरुष समास, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, बटमार में कौन सा समास है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या उपपद तत्पुरुष। तो दोस्तों यहां उपपद तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहां पर बट मार के बीच में और भी पद विद्यमान है। बट का मतलब होता है, यह शब्द बाट से बना है दोस्तों। बाट का मतलब होता है राह, रास्ता, रास्ते में मारने वाला यानी लूटने वाले के लिए बटमार शब्द इस्तेमाल होता था। तो यहां वैसे भी मार शब्द बाद में आ रहा है, तो कौन सा है? उपपद तत्पुरुष समास इसका सही नाम उत्तर है। आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रेल और गाड़ी, बी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो दोस्तों एक बात, इसको हम शब्द युग्म वाले सत्र में भी बात कर चुके हैं। तो ये जो रेल शब्द है इसका अर्थ, ये अंग्रेजी का शब्द है और इसका अर्थ होता है पटरी। तो सही मायने में इसका अर्थ हुआ पटरी पर चलने वाली गाड़ी। लेकिन हमें समास का विग्रह करते समय शब्द में बदलाव नहीं करना है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। हाईकोर्ट एलडीसी 2018, 2017, जूनियर अकाउंटेंट 2016, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? विकल्प है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न,
पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में और पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्वंद्व समास का यह उदाहरण है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न द्वंद्व समास है। आरटेट लेवल 1 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। लंबोदर, अंधकूप, नर नारी और शरणागत। तो लंबोदर तो है बहुब्रीहि समास, अंधा है कुआं जो, ये है विशेषण विशेष्य संबंध। नर नारी ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। शरण को आगत ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो आंसर हमारा होगा सी, क्योंकि द्वंद्व समास नर और नारी में है। आगे चलें। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? वीडियो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, भक्ष्याभक्ष्य 25, मकरध्वज, अंशुमाली, थोड़ा बहुत, उचित अनुचित। तो दोस्तों देखिए कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यह पूछा गया है। तो कृष्ण और अर्जुन, कंकर और पत्थर, भक्ष्य या अभक्ष्य, 5 और 20। मैंने आपको बताया था कि 1 से 10 की संख्या और 29, 30 वाली जो संख्याएं हैं वही केवल द्विगु समास का उदाहरण होती है, शेष द्वंद्व समास का उदाहरण होती है। तो 5 और 20 इसका विग्रह होगा, यानी द्वंद्व समास है। मकरध्वज, मकर है ध्वजा पर जिसके, अर्थात कामदेव। और मकरध्वज एक हनुमान जी का पुत्र भी हुआ करता था। तो आप ध्यान रखेंगे तीसरा पद प्रधान हो गया है। अंशु है, यानी अंशु का अर्थ होता है किरण। तो किरणें है माला जिसकी, किरणों की है, किरण है माला जिसकी, तो यानी भगवान सूर्य, यहां भी तृतीय पद। तो ये दोनों उदाहरण बहुब्रीहि समास के हैं। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। थोड़ा बहुत, थोड़ा अथवा बहुत, उचित अथवा अनुचित। तो इस प्रकार डी विकल्प भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। केवल सी विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से नहीं है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर और भला बुरा। तो भूल और चूक, माता और पिता, भला या बुरा। तो यहां तीनों में द्वंद्व समास है। कपीश्वर, कपि यानी वानरों का ईश्वर, अर्थात हनुमान जी, यानी बहुब्रीहि समास। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो जहां दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। यह हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न चंद्रशेखर में कौन सा समास है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो बहुब्रीहि समास है इसमें। चंद्रशेखर, तीसरा पद है शिव जी, भगवान शिव। चंद्रमा है शिखर पर यानी शीश पर जिनके, ये इसका विग्रह होगा। तो बहुब्रीहि समास का यह उदाहरण है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव और धर्मवीर। तो त्रिफला 3 फलों का समूह यानी द्विगु समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बहुब्रीहि समास का यह उदाहरण है। यथासंभव अव्यय भाव, धर्मवीर तत्पुरुष समास है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण से सुमेलित नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्मधारय, परमाणु, द्वंद्व, 64, बहुब्रीहि, चक्रपाणी, संबंध तत्पुरुष, जितेंद्रिय। तो दोस्तों देखिए परम अणु, अणु की विशेषता बता रहे हैं, विशेषण विशेष संबंध है। तो कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है। द्वंद्व 4 और 60 सही है। बहुब्रीहि चक्र, पाणी में चक्र है जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यह भी सही है। लेकिन संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है जितेंद्रिय, क्योंकि जीत ली है इंद्रिया जिसने, अर्थात महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जितेंद्रिय कहा जाता है। तो डी विकल्प असुमेलित है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा डी। आगे चले। हृदयहीन किस समास का उदाहरण है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है बहुब्रीहि, अधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अधिकरण तत्पुरुष उदाहरण है, लेकिन कुछ विद्वान इसमें बहुब्रीहि की बात भी करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार हृदय से हीन है जो, अर्थात निष्ठुर नामक तीसरा पद आ रहा है। तो यहां पर आप इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखें और स्वविवेक से परीक्षा हॉल में निर्णय लें। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, शाखा मृग शब्द में समास है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो दोस्तों शाखा मृग जो है, शाखा पर घूमने वाला मृग। अब आपको मृग का अर्थ पता है हिरण, तो ऐसी स्थिति में आप चक्कर में पड़ेंगे कि मृग तो कभी शाखाओं पर घूमता ही नहीं, लेकिन मृग का एक अर्थ बंदर भी होता है, यानी शाखाओं पर घूमने वाला पशु यानी बंदर। तो शाखा मृग में समास हो गया बहुब्रीहि, क्योंकि बंदर उसका तीसरा पद है। आंसर होगा हमारा सी। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विद्याधन, पंचानन, नीलकंठ और महाजन। तो देखिए दोस्तों, विद्याधन संयोग है, विद्या और धन दो शब्द पास पास आ रहे हैं, विकार नहीं है। नील और कंठ दो शब्द पास आ रहे हैं, विकार नहीं है, तो संयोग है। महाजन पूर्ण शब्द है अपने आप में, तो पंचानन, पंच प्लस आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, पांच मुख वाले अर्थात कार्तिकेय। तो पहली बात तो ये जो शब्द है इसमें संधि है, कौन सी? दीर्घ संधि, और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? आरटेट लेवल 1 2011 में प्रश्न पूछा गया। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव या द्विगु समास। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस पर हम अभी अभी चर्चा कर चुके हैं। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, नवरत्न में कौन सा समास है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो 1 से 9 के बीच की संख्या है नव, नव का अर्थ होता है 9, रत्नों का समूह का बोध करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हमारा होगा द्विगु यानी ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है? वीडियो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान देंगे। किस विकल्प में सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है? त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, 3 लोचन वाला। त्रिलोचन शिव जी को कहते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया, तो ये तो खारिज हो गया। 4 और 20 वैसे भी ये द्वंद्व समास हो गया। दशानन, 10 आननों का समूह, 10 आनन है जिसके, बहुब्रीहि। यथेच्छा में हो गया अव्ययी भाव। सप्ताह, सप्त अहन का समूह, और शत अब्दों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह, अर्थ इसका होगा, शत का मतलब होता है 100। तो इसमें दोनों शब्द द्विगु हैं, तो ऐसी स्थिति में आंसर हमारा होगा सी। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, और प्रत्यक्ष हो गया अव्ययी भाव। ये हो गया बहुब्रीहि और ये हो गया अव्ययी भाव, तो यहां पर भी द्विगु समास नहीं है, तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, दोपहर किस समास का उदाहरण है? स्टेनोग्राफर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो 2 शब्द आ रहा है, 2 संख्या आ रही है, तो द्विगु समास है, 1 से 10 के बीच की संख्या है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध हो वह है, देखिए कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। पीटेट 2021, रीट 2021, आरटेट 2021, आरटेट 2011, एलडीसी 2018, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 और 18, एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर 2019। इतनी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया, तो आपके लिए बहुत आसान है ये जवाब देना। विकल्प है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उपमेय, उपमान और विशेषण, विशेष्य का संबंध केवल कर्मधारय समास में होता है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, नीलकमल में कौन सा समास है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। नीलकमल शब्द में विशेषण, विशेष्य संबंध है, तो ऐसी स्थिति में यहां कर्मधारय समास है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, कर्मधारय समास के उदाहरण है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पनभरा, छुट भैया, शुभागमन, चरण कमल, गृहस्थ, देशभक्ति, निशाचर या हुक्मनामा। तो देखिए, पन भरा पानी से भरा तत्पुरुष, छुट भैया छोटा भैया,
विशेषण विशेष्य संबंध, तो कर्मधारय समास हो गया यहां पर, लेकिन एक में यह कर्मधारय समास नहीं है। शुभ आगमन, आगमन क्या शुभ होने की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य संबंध। चरणों को कमल के समान बता रहा है, उपमान उपमेय संबंध। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दोनों ही शब्दों में कर्मधारय समास है। गृहस्थ, ग्रह में स्थित तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष, निशाचर, निशा में चलने वाला यानी राक्षस, हुक्म नामा, हुक्म का दस्तावेज, हुक्म का नामा। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। महापुरुष में कौन सा समास है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो पुरुष विशेष्य और महा यानी महान पुरुष, उसकी विशेषता तो कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष्य संबंध स्पष्ट है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? आरटेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है दाल रोटी, दाल और रोटी, बिल्कुल सही है। पंचानन, 5 है जिसके आनंद, ये भी सही है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, ये गलत है दोस्तों। पुस्तकों के लिए आलय होना चाहिए, संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो यहां पर यही विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, ये विग्रह भी पूरी तरह सही है। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला, निम्नलिखित पदों में से किसमें संधि और समास दोनों हैं? आरपीएससी 3rd ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। जीवन मरण, पंचतत्व, हस्तलिखित और नीला आकाश। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हस्त और लिखित संयोग है, पंचतत्व संयोग है, जीवन मरण संयोग है। तो डी विकल्प में नील प्लस आकाश दीर्घ संधि का उदाहरण है ये भी। तो ऐसी स्थिति में इसमें समास भी है। कौन सा समास है? कर्मधारय। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, अंशुमाली में कौन सा समास है? पटवार 2011, आरपीएससी 2nd ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अंशु यानी किरणें है माला जिसकी, अर्थात भगवान सूर्य। तो तृतीय पद प्रधान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि तृतीय पद प्रधान है, सूर्य है तृतीय पद। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, वाग्दत्ता में कौन सा समास है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। वाग से दत्ता यानी वाणी से दे दिया गया है, जिसको वाणी से दी गई। तो द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो दयालु है जो प्रभु, इसमें प्रभु दयाल इसका शब्द बनेगा। सामासिक पद जो बनेगा वो है प्रभु दयाल। तो इसमें हो गया ए विकल्प, यानी विशेषण विशेष्य संबंध, प्रभु की विशेषता हो रही है, कर्मधारय समास। आंसर होगा हमारा ए। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। संसार, सागर, देहलता, जग बीती और भला मानस। तो देखिए, संसार रूपी सागर कर्मधारय हो गया, देह रूपी लता कर्मधारय हो गया, भला मानस विशेषण विशेष्य संबंध है या उपमेय उपमान संबंध है। तो ऐसी स्थिति में यहां भी कर्मधारय हो गया। जग बीती का विग्रह करेंगे तो जग में बीती, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? स्कूल लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। समास विग्रह कौन सा सही है यह बताना है। वनवास, वन का वास, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, हवन सामग्री, हवन की सामग्री। तो ऐसी स्थिति में समास का जो सही है वो है सी विकल्प, ग्रह में प्रवेश बिल्कुल सही है। हवन सामग्री का होना चाहिए हवन के लिए सामग्री। सर्वप्रिय, सर्व में प्रिय, वनवास, वन में वास। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसी विकल्प में सही समास विग्रह प्रयुक्त हुआ है। आगे चलें। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? स्कूल लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो वैसे तो यहां 12 शब्द आ रहा है, 12 सींगों वाला, लेकिन यहां पर द्विगु हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से 10 की संख्याएं हो या 19, 20, 29, 30 जैसी संख्याएं हो, तो उनमें से कोई संख्या है नहीं, और द्वंद्व भी इसमें नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में इसमें है समास बहुब्रीहि। इसका विग्रह होगा 12 सींग हैं जिसके, अर्थात हिरण की एक प्रजाति। तो आंसर हमारा होगा सी।
समास के संबंध में असंगत कथन है, वीडियो 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। असंगत कथन बताना है, यह संगत है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह मैं पेपर का प्रयोग होता है, यह कथन गलत है क्योंकि प्रयोग नहीं होता बल्कि लोप होता है। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ लगे विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है, यह भी सही है। कर्मधारय विशेषण विशेष्य का समास होता है, यह भी सही है। तो आंसर हमारा होगा बी, क्योंकि यही असुमेलित या असंगत कथन है। अगला प्रश्न, मृग छौना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों, छौना का अर्थ होता है बच्चा। मृग छौना यानी हिरण का बच्चा, यानी मृग शावक। तो अब का मृग का बच्चा यानी संबंध तत्पुरुष समास है, तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पंचतंत्र, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र या पंचम तंत्र? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5 तंत्रों का समारोह का समाहार का सही समास शब्द होगा पंचतंत्र। तो ए आंसर हो गया। अगला प्रश्न, कौन सा समास विग्रह गलत है? असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। मन माना, मन से माना हुआ। बलि पशु, बलि की पशु, पशु की बलि। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह विग्रह गलत है। बलि के लिए पशु इसका विग्रह होना चाहिए। बलि के लिए पशु संप्रदान तत्पुरुष है। बाकी सभी ठीक है, बिल्कुल सही विग्रह है। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर। नीति निपुण, नीति में निपुण। लघुत्तर, लघु है जो उत्तर। विवाहेतर, विवाह से इतर। तो देखिए दोस्तों, विवाहेतर विवाह से इतर सही है। लघु है जो उत्तर, उत्तर का अर्थ है बाद का, ये भी सही है। नीति निपुण, नीति में निपुण, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। उत्तरोत्तर का विग्रह होना चाहिए उत्तर में की नहीं, में के स्थान पर होना चाहिए उत्तर के बाद उत्तर। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय? इसकी चर्चा मैं अभी कर चुकी हूं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अव्ययी भाव समास का यह उदाहरण है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। वीडियो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। चतुष्पद, 4 पदों का समूह। तो चतुष्पद 4 पदों का समूह बिल्कुल सही है। कदाचार कुत्सित है जो आचार, ये भी सही है। आपाद मस्तक, आ जहां पर आता है वहां पर्यंत तक अर्थ शामिल होता है, ये हम उपसर्ग में भी पढ़ चुके हैं और अभी समास में भी पढ़ा हमने। तो आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक, ये बिल्कुल सही है। आकाश पतित, आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, ये विग्रह गलत है, क्योंकि आकाश से पतित होना चाहिए। और कौन सा समास होगा इसमें? अलगाव, अपादान तत्पुरुष, क्योंकि आकाश से पतित यानी गिरा हुआ। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसके प्रारंभ में हमने समास के विषय में जानकारी पाई, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और उन बिंदुओं को जाना जिनके जरिए हम समास की आसानी से पहचान कर सकते हैं। उसके बाद हमने हम कितना समझे हैं इसकी परख के लिए प्रश्नों पर बात भी कर ली। उम्मीद करती हूं कि यह सत्र हर बार की तरह आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।